खैर मकदम आपका। ब्रेक के बाद तो हमने डीले पुर्जों की बात की। उस पुर्जे पे आने से पहले आपको बताते चलें कि हमें एपीआई खबर रसाई इदारे के हवाले से खबर मिली है कि एंटी करप्शन ब्यूरो की जानिब से पहले जहां जेके बैंक पर छापामार कार्रवाई अमल में लाई गई और उस दौरान अहम नवियत की दस्तावेज अपनी तहवील में लेने के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो ने पीपल्स कॉन्फ्रेंस के लीडर इमरान अंसारी, श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के डिप्टी मेयर शेख इमरान और कल नेशनल कॉन्फ्रेंस के साबका वजीर अब्दुर्रहीम मुराथर के घर पर और उसके बेटे हिलाल अहमद रहतर के दफ्तर पर छापों और जम्मू कश्मीर बैंक से हासिल किए गए लोन और करोड़ों रुपए की जायदाद बनाने के सिलसिले में ये सारी छापामार कार्रवाई की है। बताया जाता है कि मजीद 70 नाम हैं जिनमें सियासतदान भी हैं, ताजर भी हैं, ब्यूरोक्रेट भी हैं और वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, एंटी करप्शन ब्यूरो और एनआईए के राडार पर हैं और इनके खिलाफ जल्दी कार्रवाइयाँ अमल में लाई जा सकती हैं। एपीआई खबर रसाई इदारे ने वजारत दाखिला के एक सीनियर अफसर के हवाले से खबर की है कि सियासतदानों, साबका ब्यूरोक्रेटों और ताजरों जिनका ताल्लुक जम्मू कश्मीर से है ने अरबों रुपए मालियत की जायदादें गैर कानूनी तरीके पर हासिल की हैं और उनकी ये सब इदारे तहकीकात कर रहे हैं और इन लोगों ने बाहर रियासत से नहीं, मुल्क से ही बाहर ये जायदादें जमा कर रखी हैं और बैरून ममालिक के बैंक खातों में भी इन लोगों ने अपनी रकूमात जो गैर कानूनी तौर पर बताया जाता है जमा किए हैं वो उन्होंने जमा कर रखी हैं और इनका ताल्लुक जो है रियासत जम्मू कश्मीर से। ये सफ़ेद कॉलर वाले या सफ़ेद पोश और इन सफ़ेद पोशों के हवाले से एपीआई ने खबर की है कि जम्मू कश्मीर के इन अफराद ने 5,755 करोड़ रुपए स्विट्ज़रलैंड के बैंक में भी जमा किए हैं और वजारत दाखिला इस मामले पर नज़र रखे हुए है। कई और की कमर गर्दन पकड़ी जा सकती है ये करप्शन के हवाले से, लेकिन करप्शन के साथ साथ हमारे यहाँ एक और बात भी होती है। हमारे यहाँ फिल्म इंडस्ट्री के लोग बीमार होते हैं। कैंसर हुआ था हिंदुस्तान की एक बड़ी फिल्मी शख्सियत को, उसका इलाज अमेरिका में हो सका, कैंसर उसका ठीक हो गया, वापस फिल्म इंडस्ट्री में है। हमारे एक मुल्क के बड़े क्रिकेटर को ब्रेन ट्यूमर हुआ था लेकिन उसका भी इलाज हुआ अमेरिका में हुआ, वो अलग बात है, हिंदुस्तान में नहीं हो सका। और हिंदुस्तान में कैंसर की जब बात की जाती है तो बीमार को कहा जाता है कि अब अल्लाह ही हाफिज़ है, चंद दिनों का मेहमान है। डॉक्टर भी कुछ ऐसा ही बताते हैं कि खिदमत कीजिएगा, ये अब जल्द ही ऊपर वाले को पैरा होने वाला है। लेकिन अमेरिका और दूसरे मुल्कों के डॉक्टर कैंसर के बीमारों को वापस लाते हैं और यहाँ ब्रेन ट्यूमर के बीमारों का इलाज भी किया जाता है। लेकिन हमारी रियासत जम्मू कश्मीर में कभी कभी सर दर्द वाला बीमार भी मर जाता है और उसकी सबसे बड़ी वजह यही कही जाती है कि हमारे यहाँ डॉक्टर्स को ईगो है। हमारी रियासत के सभी डॉक्टरों को ऐसा ईगो नहीं है। हमें कुछ डॉक्टरों के काम करने पर फ़ख्र भी है और हमारे डॉक्टरों ने कई बार नाम भी कमाया है। हमारे डॉक्टर रियासत या मुल्क से बाहर भी नाम कमा चुके हैं, लेकिन हमारे कुछ बड़े इदारों में हमारे डॉक्टर जो है वो कहीं न कहीं ईगो का शिकार हैं। और ईगो की एक मिसाल परसों शाम को देखने को मिली। पाकिस्तान और एक और मुल्क का मैच हो रहा था, मैच क्रिकेट का हो रहा था और उस क्रिकेट मैच के दौरान श्रीनगर के कमरवारी के इलाके में तनवीर अहमद नामी एक नौजवान के 2 बच्चे जिनकी उम्र 1 साल के आसपास बताई जाती थी वो जहर नोशी कर जाते हैं और जहर नोशी करने के बाद वालिदैन इन बच्चों को इमरजेंसी की हालत में जेवीसी अस्पताल पहुंचाते हैं और जेवीसी अस्पताल पहुंचाते हुए डॉक्टर वहां उन्हें बताते हैं कि इनको पीडियाट्रिक इंडोस्कोपी करनी है जो जेवीसी अस्पताल बीमना में नहीं होती है बल्कि सोहरा ले जाना है। डॉक्टर इन्हें रेफ़र करते हैं, ये सोहरा जाते हैं और उन लोगों का कहना जो वहाँ पे इन पेशेंट्स को लेके गए थे, इन 2 बच्चों को गए, कि जब वो इमरजेंसी में पहुँचे वहाँ डॉक्टर साहब जो था वो मोबाइल पर, अपने मोबाइल हॉटस्टार पर क्रिकेट का मैच देख रहा था, हाथ में कलम रखी हुई थी, टेबल सामने था, लेकिन बीमार से बातचीत नहीं कर रहा था। और इस सारे के बीच में जब उन्होंने अपनी हालत ज़ार बताई तो डॉक्टर ने पहले उनकी तरफ आंखें तेज़ की और उसके बाद बताया कि ये इमरजेंसी नहीं है। तो सवाल यहाँ पे ये भी उठा रहा है कि इमरजेंसी कैसे डिक्लेयर, कैसे पता चलेगा कि इमरजेंसी क्या होती है, ये डॉक्टर कैसे आइडेंटिफाई करता है बिना देखे ही, बिना मामला के। और उसके बाद उसको बताया गया कि वो वार्ड नंबर 3 में चले जाएं, वहाँ उन्हें डॉक्टर देखेंगे। और वार्ड नंबर 3 में वहाँ के इन लोगों का इल्ज़ाम है, जो उनके साथ अटेंडेंट थे उनका इल्ज़ाम है कि वार्ड नंबर 3 में उन्हें डॉक्टर ने बताया कि ये तो इमरजेंसी केस है, इमरजेंसी में वापस ले जाइए। और जब इमरजेंसी में वापस लिया जाता है तो वहाँ डॉक्टर ने बताया कि ये तो मामला जेवीसी का है, वहाँ डॉक्टर निकम्मे हैं, उन्होंने रेफ़र क्यों किया। ये इल्ज़ाम है, हम इसके न शाहिद हैं, ना हमें पता है, हमें बताया गया है। तो इस मामले के बाद यहाँ हंगामा होता है और इस हंगामे के दौरान
इतना हंगामा होता है कि करीबन 1.5 घंटे तक बताया जाता है कि बच्चों का इलाज नहीं हो सका, और इस बीच में डॉक्टर ने धमकी दी कि उनके साथ झगड़ा हुआ है, वो हड़ताल पर चले जाएंगे। और ये भी बताया गया कि उन्होंने ममता बनर्जी को, डॉक्टर ने ममता बनर्जी को भी नाखून चने चबवाया है। तो इन अटेंडेंट्स की क्या हैसियत कि वो उनसे अपना काम करवा सके। तो यह सवाल हमारे शोबा तिब के उन डॉक्टरों पर होता है जो सोवरा मेडिकल इंस्टीट्यूट में, हम सोवरा मेडिकल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर के बारे में जानते हैं, काम करता है, काम करवाना चाहता है, लेकिन एक लॉबी है सोवरा इंस्टीट्यूट में जो डायरेक्टर के खिलाफ लग रही है, और इन डॉक्टरों का काम न करना, वहाँ पे हंगामा करना। हमें लगता है, हमें कुछ सोर्सेस से खबर मिली है कि ये लॉबी डायरेक्टर के खिलाफ है और उसको बदनाम कराने के लिए एक मीडिया ट्रायल कराना चाहती है। हम ये मीडिया ट्रायल नहीं करें, बल्कि हम अरबाब इक़्तिदार तक पहुँचाना चाहते हैं। जो उन लोगों ने, जो उन अटेंडेंट्स ने हमें बताया कि वहाँ अगर उन्हें सच्चाई ढूंढनी है, अगर मेडिकल इंस्टीट्यूट के पीआरओ की तरफ से हमें इसका वापस जवाब भी आया है, उन्होंने इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दिया है और बताया कि वहाँ के डॉक्टर तिब्बी शोबे से जितने भी वाबस्ता अफराद हैं वो अपने फ़राइज़ खुश असलूबी के साथ अंजाम दे रहे हैं। ये क्लेम किया है बोर्ड ऑफ श्रीनगर के स्कम्स के पीआरओ ने। लेकिन एक बात ज़रूर इन अटेंडेंट्स ने, उन लोगों ने हमें बताई कि वहाँ बाज़ाब्ता तौर पर CCTV कैमराज लगे हैं, तो डायरेक्टर और वहाँ के अहदेदार देखें कि क्या कुछ हो रहा था उस CCTV में, देखें। अगर वो गलत हुए, आज वो हमारे पास आए थे, उनका इल्ज़ाम था कि अगर वो गलत थे तो वो हकदार हैं सज़ा के, और अगर डॉक्टर गलत था, और इस डॉक्टर के बारे में वहाँ कुछ लोगों ने ये भी बताया कि उसके बार बार के पंगे, कई बार इस तरह के पंगे हो चुके हैं, और यहाँ पुलिस ने कल के मामले पर FIR भी दर्ज की है। ये वो मामला है जिस पर आंख बंद नहीं की जा सकती है, कान बंद नहीं किए जा सकते हैं। कल के मामले पर FIR की तस्दीक हमें सोवरा पुलिस थाने ने भी की है, लेकिन तनवीर का क्या कहना था, वाक़ा क्या हुआ, हम आपको दिखाते हैं। सर ऐसा हुआ था कि 26 को मेरे ट्विन बेबी हैं, उन्होंने कुछ पॉइजनस सब्सटेंस खा लिया था। ये 5 बजे की बात है। हम JVC लेके गए उनको, तो JVC में डॉक्टर ने देखते ही बताया कि ये कुछ ऐसा है कि स्टोमिक वॉश इनका करना पड़ेगा, यहाँ पे हमारे पास वो प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं है, आप इनको स्किम्स ले जाएं। जो हम स्किम्स पहुँचे, स्किम्स हम कोई 6:15 साढ़े 6 के करीब पहुँचते हैं। तो स्किम्स में जो डॉक्टर इमरजेंसी में बैठा हुआ है वो हॉटस्टार पे पाकिस्तान का मैच देख रहा था, दूसरा ड्रीम 11 पे अपना स्कोर चेक कर रहा मेरे प्लेयर ने कितना क्या किया। तो हमने इनको बोला हमें पहले इमरजेंसी है, पहले हमारे बच्चे को अटेंड कीजिए। एक बच्चे के मुंह से जाग निकल रही है, वो मरने की कगार पे था। दूसरा बच्चा थोड़ा सा तब भी अभी रो ही रहा था, एक तो बेहोश था। ये हमें क्या करते हैं, ये हमें शिफ्ट कराते हैं, पहले देखते हैं ये जी उतना मसला नहीं है, फिर वहाँ से हम उठा के इनको GB पंत में लाते हैं। अभी GB पंत में इनका ट्रीटमेंट चल ही रहा है। तो डॉक्टर क्या बोल रहा है, क्या कंडीशन है उनकी? डॉक्टर एक का थोड़ा सा अभी सीरियस किया, उनने अंदर ले लिया था, तो बाकी थोड़ा सा है अभी तो खतरे से। आप आए हैं? हम बेमना से हैं। तो आप क्या चाहते हैं? अब इनका थोड़ा सा देख लीजिए, ये तो हो गया हमारे साथ, हमने श्रीनगर के सिकम्स पर सवाल अथॉरिटीज़ पर नहीं, हम डॉक्टर पर सवाल उठा रहे जिन्होंने हड़ताल की धमकी वहाँ दी, जिन्होंने कुछ वक्त के लिए हड़ताल पे भी चले गए और उस दौरान कई पेशेंट्स का इलाज नहीं किया गया। तनवीर को भी अपने 2 बच्चे जो है इलाज के बगैर श्रीनगर के GB पंत ले जाने पड़े। जहर खाया हुआ था और करीबन उसका कहना है कि 2 घंटे तक उसका इलाज नहीं हुआ, और इस 2 घंटे के दौरान अगर उस बच्चे के कुछ होता तो उसका जिम्मेदार कौन था? ये हमारे सिस्टम का एक ढीला पुर्जा, और उस ढीले पुर्जे पर हम सवाल नहीं उठा रहे, बल्कि हम अरबाब इक़्तिदार को बता रहे हैं कि क्या ऐसे डॉक्टर, ये कौन से डॉक्टर हैं, क्या वो किसी बड़े प्राइवेट इदारे से पढ़ के आए हैं, डोनेशन दे के आए हैं, और अब वो उस डोनेशन का अजाब जो है वो कश्मीरी कौम पे मुसल्लत करना चाहते हैं, या किसी बड़े बाप के बेटे हैं? क्योंकि अक्सर बड़े बाप के बेटों की इस तरह की हरकतें होती हैं, क्योंकि शोबा तिब डॉक्टर को खुदा के बाद दर्जा दिया जाता है आमतौर पे। लेकिन हमारे यहाँ डॉक्टर जो है वो किस तरह का इलाज करता है? बड़े डॉक्टर हमारे हैं जिनका नाम है और उनके नाम से कश्मीर का नाम भी रोशन हुआ, लेकिन हमारे इसमें कुछ काली बेड़ें ज़रूर हो सकती हैं, उन बेड़ों को अलग थलग करने की ज़रूरत है। और इसी बीच में हम एक और पहलू पर भी उठाते हैं, शोबा तिब से जुड़ा हुआ ही आयुष्मान भारत, और आयुष्मान भारत स्कीम मरकज़ी सरकार ने करीबन पिछले साल ही लागू की थी, और इस स्कीम के तहत BPL कैटेगरी के लोगों को कार्ड बनाए जाते हैं, और कार्ड वाले अशखास को सरकारी क्या गैर सरकारी अस्पताल में
5 लाख तक का इलाज कराए जाने का इंश्योरेंस भी कराया जाता है। कल बैक टू विलेज गांव की तरफ चले और उस गांव की चले के दौरान हम भी कई जगहों पे गए और हमने जब मालूम किया तो किसी भी गांव वाले को ना ग्रीन कार्ड का पता था ना गोल्डन कार्ड का पता था। और बैक टू विलेज प्रोग्राम के दौरान किसी भी जगह किसी भी शख्स ने उसको ये मालूम नहीं था कि आयुष्मान भारत स्कीम क्या है। हमने श्रीनगर में सोशल वेलफेयर महकमे से भी जानकारी हासिल की तो उनका यही कहना था कि ये महकमा हेल्थ डिपार्टमेंट का आता है और हेल्थ डिपार्टमेंट से जब हमने जानकारी हासिल करने की कोशिश की, ये जानना चाहा कि कितने लोगों के ये कार्ड बने हुए हैं, तो हमें बताया गया कि एनआरएचएम के हवाले से आता है। और जब हमने एनआरएचएम महकमे के अहदेदार से बात करनी चाहिए तो वहाँ पे मालूम हुआ कि उनके पास डाटा भी नहीं है क्योंकि उनका बड़ा अफसर वहाँ बिजी था। तो डाटा नहीं है। क्या ग्रीन कार्ड और ये गोल्डन कार्ड जो हमारे आयुष्मान भारत स्कीम के तहत दिए जाते हैं जिनसे बड़ा फ़ायदा इलाज के हवाले से होता है, क्या वाकई में वो ज़मीनी सतह पे स्कीम अमलाई जा रही है, लोगों को इस हवाले से बाखबर हैं या नहीं, ये हमें भी मालूम नहीं हो सका क्योंकि गांव देहात में किसी को नहीं पता, शहर में किसी को पता हो वो अलग बात। लेकिन अब आपको ये हम तस्वीर दिखाते हैं, ये मरकज़ी सरकार की एक स्कीम की तस्वीर हिस्सा है, ये तस्वीर उसी स्कीम का हिस्सा है। और ये उन लोगों के लिए सामान था जो जिस्मानी तौर पर मोहताज थे। ये सामान किसी के टैक्स, किसी की ज़कात या किसी के दान पर सरकार ने ख़रीदा था। और मरकज़ी सरकार ने रियासत के बाकी हिस्सों की तरह ये सामान भी कुपवाड़ा के उन मोहताज लोगों के लिए भेजा था जिनकी हैसियत ये सामान खरीदने की नहीं थी। लेकिन कुपवाड़ा में सीओ ऑफिस के आंगन में ये सब सामान हमारे जिस समाज के जिस्मानी तौर पर नातमान लोगों तक पहुंचाने के बजाय हमारे जी शऊर बाअकल और बाहिम्मत लोगों ने इसे रद्दी का कवाड़ बना दिया है। इस सामान में अपाच के लिए साइकिल थी, इस सामान में किसी गरीब बहरे के लिए कान की मशीन है और इस सामान से किसी की ज़िंदगी आसान हो जाती। लेकिन वाह कश्मीरी और कश्मीरी के नसीब, तेरे नसीब में जो मुआशरे के ठेकेदार बने हुए हैं उन्हें फुर्सत ही नहीं कि वो आपका हक आप तक पहुंचा दे, उसे रद्दी की बैंड चढ़ा दिया है। ये कुपवाड़ा के डीसी ऑफिस में सीओ ऑफिस के बिल्कुल जो है वहाँ की ये तस्वीर है। और इन्हीं तस्वीर पर हम सवाल नहीं उठा रहे हैं बल्कि हम अरबाब इक़्तिदार को दिखा रहे हैं, हम मुआशरे के उन लोगों को दिखा रहे हैं जो बड़ी कुर्सियों पर वाइट कॉलर लोग हैं। हम उनसे ये बात पहुँचाना चाहते हैं कि आपको भी जवाब देना होगा। और जवाब के साथ साथ सरकार से एक जवाब भी मांगना चाहेंगे हम। सरकार ने पिछली बार कैजुअल और डेली वेजरों को पिछली सरकार ने परमिट करने की बात की थी और परमिट करने के हवाले से पहले पिछली सरकार यानी पीडीपी भाजपा सरकार ने बताया था कि 50,000 कैजुअल और डेली वेजरों को परमिट किया जाएगा। वो परमानेंट नहीं हुए, फिर वो तादाद 1 लाख के करीब पहुंची क्योंकि कुछ लोगों ने बताया कि उसमें एंट्रीज़ भी बहुत की गई और इन एंट्रीज़ के हवाले से बाद में उसमें बहुत सी परेशानियां भी हुई, ऑर्डर नहीं निकल सके, परमानेंट किसी को नहीं हो सका। वो अलग बात है कि जॉब कार्ड बनाए गए, फिंगर पंचिंग कराई गई, सब कुछ उनके आधार कार्ड लिंक कराए गए। लेकिन आज जो हम आप तक ये ऑर्डर पहुँचा रहे हैं, ये ऑर्डर नंबर 305 आप 2010 डेटेड 27/6/2019 है, माफ़ कीजिए 305 आप 2019 27/6/2019 आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर ये ऑर्डर। और इस ऑर्डर में आपको बताते चलें कि सिर्फ आज डेली वेजरों को, कैजुअल लेबरों को परमिट किया जा चुका है R&B डिपार्टमेंट ने, लेकिन 50,000 नहीं हो सके हैं। आज इस बार डिपार्टमेंट ने 13 लोगों को परमिट किया है, बाकी 50,000 में जितने कम होंगे वो इंतज़ार करें। 13 लोगों को परमिट किया जा चुका है, बाकी का भी शायद सरकार करेगी, वो कब करेगी वो भी वक्त बताएगा। लेकिन 13 की फ़हरिस्त हमारे पास पहुंची है, ऑर्डर हमारे पास है और बाकी जितने भी लोग हैं हिसाब आप करिएगा, 13 में से 50,000 में से 13 निकालिए, जितने बाकी बचते हैं उनका भी जल्द होगा। लेकिन ये 13 किस तरह से हुए, बाकी क्यों नहीं हुए, इस पर सवाल उठ रहे हैं। क्या कोई वजह थी, क्या वजह? हमने श्रीनगर के सिविल सेक्रेटरीट में R&B के अहदेदार से जानने की कोशिश की थी, उन्होंने हमें सेटिस्फाई करने की कोशिश भी की, लेकिन हम सेटिस्फाई नहीं हो सके। हमारी समझ में वो बात ही नहीं आ सकी जो वो समझा सकते थे। अगर आपको समझ में आए कि 50,000 में से 13 ही कैसे परमिट हुए, बाकी क्यों नहीं हुए, तो हमें भी ज़रूर समझाइएगा, क्योंकि हम आपके इंतज़ार में रहेंगे। तो आज हम कर रहे हैं इंतज़ार, लेकर आपसे लेंगे इजाज़त इस वादे के साथ कि रब्बे कायनात की रही मर्ज़ी फिर करेंगे आपसे मुलाकात। आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफ़िज़।